Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education फैसलाबाद campus. तो स्टूडेंट्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम पेपर को इफ़ेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सब पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम एग्ज़ामिनेशंस जो हैं उसकी तैयारी अगर हम बिल्कुल पेपरों के पास आने पे कर रहे हैं, तो हम किस तरह से सारे के सारे सिलेबस को कवर करें या सारा का सारा सिलेबस याद करें। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्ज़ाम्स के दिनों में यानी अगर एग्ज़ाम्स हैं तो उससे 2-4 दिन पहले अपनी बुक्स को उठाते हैं या अपने पूरे सिलेबस को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, उनसे याद नहीं हो रहा होता कि किस तरह से इसको याद करें या क्या टेक्निक्स यूज़ करें, जिससे हम वो पूरे का पूरा सिलेबस इफ़ेक्टिवली याद कर सकें। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह से हम पूरे का पूरा सिलेबस कम टाइम में या एग्ज़ाम्स के पास जाके इवन इफ़ेक्टिवली तैयार करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो उसमें ये है कि 10 यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स स्टडी टिप्स बताई गई हैं, जिनको आप फ़ॉलो करते हुए अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा रह गया है, जिसको आपने स्टडी नहीं कर पाए मतलब किसी भी रीज़न की वजह से और आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं, तो आप इन टिप्स को यूज़ करते हुए अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारे के सारे टॉपिक्स जा सकते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फ़ॉलो अच्छे तरीके से करेंगे। सो स्टूडेंट अगर आपके पास टाइम कम बच गया है, आपने सिलेबस को साथ-साथ याद नहीं किया हुआ, तो आप इन 10 टिप्स पे अमल करते हुए अपने सिलेबस को बहुत आसानी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हैं और अपने मार्क्स को आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि स्टडी स्मॉलर पोर्शंस एट अ गो। यानी आपने क्या करना है कि इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी अपना सिलेबस याद कर रहे हों, तो ये ना हो कि मुसलसल आप उसको याद करने बैठे हुए हैं, ये 24 घंटे ही याद करी जा रहे हैं, आप उसमें ब्रेक नहीं ले रहे। तो इफ़ेक्टिव स्टडी का पैटर्न ये है या तरीकाकार ये है कि आप उसमें जो है शॉर्ट ब्रेक्स लेंगे, ठीक है? ये नहीं आपने करना है कि आपने कितना देर तक पढ़ा है, बल्कि ये है कि आपने कितना स्टडी किया है। आपने इस चीज़ पे फ़ोकस करना है कि आपने कितना अच्छे तरीके से स्टडी किया है। टाइम को आपने फ़ोकस नहीं करना कि आपने इतने टाइम तक पढ़ा था। इसी तरह से सिलेबस को आपने थोड़ा-थोड़ा करके याद करते रहना है। अगर एक आप इकट्ठा ही याद करने बैठेंगे, तो आप जो है वो सारे का सारा आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए आपने एग्ज़ाम से पहले जो है वो अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने बीच में ब्रेक देनी है अपने आप को। जैसे हम नेक्स्ट भी आगे भी स्लाइड्स में देखेंगे कि आप किस तरह से 2 घंटे के बाद या आप 25 मिनट के बाद अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं। तो उसमें भी डिफरेंट इफ़ेक्टिव पैटर्न्स हैं जिसको आप यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को शार्प या बूस्ट कर सकते हैं या आपको जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें आपके जा सकती हैं बहुत थोड़े टाइम के अंदर। सो स्टूडेंट्स सेकंड टिप जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कभी भी अपने जो स्टडी करने अगर आप जा रहे हैं तो 2 घंटे मुसलसल आपने स्टडी नहीं करनी। तो ऑप्टिमल पीरियड जो है कंटिन्यू स्टडी का वो तकरीबन 2 घंटे हो सकता है। यानी कि अगर आप मुसलसल स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये ना हो कि आप घंटों पढ़ते ही जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम भी अगर आप पढ़ें तो 2 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपकी ऑप्टिमम लर्निंग हो सकती है। लेकिन आपने क्या करना है कि उस 2 घंटे को भी मज़ीद जो है वो स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे सपोज़ 25 मिनट आपने स्टडी की, उसके बाद आपने क्या करना है 5 मिनट की ब्रेक ले लेनी है। तो इस तरह से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यूइंग स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है लॉन्गर ब्रेक्स भी ले सकते हैं, जिसमें आप 20 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं हर 2 घंटे के बाद। मतलब अगर आप मुसलसल 2 घंटे ही स्टडी करना चाह रहे हैं, 25-25 मिनट नहीं आपने स्टडी करना, तो आप 2 घंटे के बाद एट लीस्ट 20 मिनट की ब्रेक ज़रूर लें, जिसमें आप जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर सकें, आपका माइंड रिलैक्स हो सके। ठीक है? और अगर आप चाह रहे हैं कि 2 घंटे आपने मुसलसल पढ़ना है, तो उसमें दूसरा तरीकाकार क्या है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो ये है कि आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट की कम से कम ब्रेक लें, ताकि आपका माइंड दोबारा से रिफ्रेश हो सके। सो तीसरा स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपने अपने माइंड को रेगुलर ब्रेक्स देनी है। जैसे अभी हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 2 में कि हर आपने 25 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक रखनी है या अगर आप 2 घंटे मुसलसल पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप एटलीस्ट 20 मिनट की ज़रूर ब्रेक दें। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो है एग्ज़ाम्स के बारे में ही सोचते जा रहे हैं या आप कोई ना कोई स्ट्रेस माइंड में लिए बैठे हैं। तो उसमें आपने अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर लेना है। तो इसमें ना ही आपने ऐसे करना है जैसे होता है कि अगर आपने ब्रेक की हुई है,
तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने नेक्स्ट प्लान्स को स्टडी का डिस्कस करने बैठ गए हैं या जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ था, वो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया है, तो इसको हम ब्रेक का नाम नहीं देंगे। ब्रेक में ये है कि आपने मुसलसल अपने माइंड को उस टाइम फ्रेम में अगर 5 मिनट की ब्रेक है या 20 मिनट की, तो उसमें आपने बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है। आपने कुछ भी नहीं इस तरह का सोचना, ना ही आपने कोई टेंशन लेनी, ना ही कोई स्ट्रेस लेनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और वो दोबारा स्टडी आप अगर करेंगे तो वो आपकी इफ़ेक्टिव होगी। मतलब आपका ब्रेन जो है वो ये नहीं होगा कि कहते हैं ना कि हमारा जो दिमाग जो है जज़ब नहीं कर पा रहा या हमसे ज़्यादा लर्न नहीं हो पा रहा, मज़ीद चीज़ें नहीं सीख पा रहा। तो उसमें टाइम चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होती है थोड़ी-सी। ठीक है ना? तो चंक्स की शक्ल में हम माइंड को देंगे टॉपिक्स को या मटेरियल को, तो वो उसको क्या करता जाएगा, सेव करता चला जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट्स क्या है कि आपने उस मटेरियल को फ़ोकस करना है जो कि कोर मटेरियल होता है। अब कोर मटेरियल क्या होता है? जो कि मतलब जैसे सपोज़ किसी भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें जो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, उसमें थियरीज़ हैं, उसमें फ़ॉर्मूले हैं या डायग्राम या ग्राफ हैं या इसी तरह से एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं या किसी चीज़ की वज़ाहत की गई, ये सारे का सारा क्या है, कोर मटेरियल है। तो कोर मटेरियल के अलावा कुछ क्या होता है, इलैबोरेटिव मटेरियल होता है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन दी गई होती है किसी भी पॉइंट की, किसी भी बात की। तो कोर मटेरियल जो होता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली जो होते हैं एटलीस्ट 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कोर मटेरियल से ही पूछे जा रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, अपने कोर मटेरियल के ऊपर फोकस करना है जिसकी आपको एग्जांपल्स भी बता दी हैं और जो आपके सामने भी शो हो रहा है स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह से दूसरा तरीकाकार ये इसमें इफेक्टिव है कि आप क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं या पैटर्न्स जो होते हैं लास्ट फ्यू ईयर्स के, वो भी आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस-किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी आप पास्ट पेपर्स बोर्ड के हैं, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप उनको स्टडी कर लें। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप अपने टीचर के रेलेवेंट जो प्रीवियस पेपर्स हैं, अपने सीनियर से या किसी से भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं कि सर किस तरह से पेपर अपना जो है वो ऑर्गनाइज़ करते हैं या किस-किस तरह के क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है या कौन-सी चीज़ें जो हैं ज़्यादा फ़ोकस करने वाली हैं। तो आप उन पे पहले फ़ोकस करेंगे, उसके बाद आप जो है वो इलैबोरेटिव मटीरियल पे फ़ोकस करेंगे। यानी इसमें आपने क्या करना है, कोर मटेरियल पे पहले फ़ोकस करना है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने इलैबोरेटिव मटेरियल पे फ़ोकस करना है। अब फिफ्थ इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है उसमें क्या है कि हमने जब भी स्टडी कर रहे होना है तो हमने जस्ट एक सब्जेक्ट को स्टडी करने नहीं बैठना कि हम मुसलसल सारा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें। बल्कि हमने क्या करना है, जब भी स्केड्यूल अपना बनाना है, जब भी कोई स्टडी के लिए प्लान बनाना है, तो उसमें ये है कि हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो अपने उस प्लान में शामिल कर लेना है कि मतलब सपोज़ अगर एक टाइम में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उससे नेक्स्ट टाइम में अगर ब्रेक के बाद हम पढ़ रहे हैं तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हों। यानी वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल या सिचुएशन। तो उसमें पहली जो कैटेगरी है वो क्या है, मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें आपकी मेमोरी का रोल है, जिसमें आपने याद करना है किसी चीज़ को, यानी कि आपने अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको अपने माइंड में सेव रखना है। जैसे बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इनमें क्या होता है कि ऐसा मटेरियल पाया जाता है जिसको हमने क्या करना होता है, याद करना होता है। इवन आप क्रैम भी कर सकते हैं, रट्टा भी उसका लगा सकते हैं, क्रैमिंग कर सकते हैं। तो मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स एक तो आ गए। दूसरी कैटेगरी इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स। अब आपको पता है कि इसमें मेमोरी का इतना रोल नहीं होता है। आपने सॉल्व करते जाना होता है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैथ है, जैसे फिज़िक्स है, इसमें फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो इनको आपने क्या करना होता है, आप सॉल्व करते जा रहे हो ना, होता है इसमें इतना मेमोरी का आपकी रोल नहीं है कि आपने उसको याद रखना है या क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आपका माइंड खुद ही उसे सॉल्व करता चला जाएगा। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपने क्या करना होता है, किसी चीज़ की वज़ाहत करनी होती है, उसको समझाना होता है या एक्सप्लेन करना होता है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर है या लिटरेचर के जितने भी पेपर्स दूसरी लैंग्वेजेज़ के होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने काफ़ी डिटेल में बताना होता है किसी भी सब्जेक्ट के पॉइंट्स को या चीज़ों को। तो वो क्या है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इफेक्टिव स्टडी में आपने क्या करना है, आपने इन कैटेगरीज़ के दरमियान क्या करना है, रोटेट करना है या रोटेशन शो करनी है। मतलब अगर आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा तो उसके बाद आप मैथमेटिक्स या फिज़िक्स सब्जेक्ट जो है उसको नेक्स्ट दौरानिए में पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को ले लेंगे। यानी आपने क्या करना है, इन तीनों कैटेगरीज़ में जो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे मेमोरी डिपेंडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरप्रिटेशन बेस्ड, इन तीनों में आपने क्या करना है, रिवॉल्व करना है ताकि आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहे और आपका माइंड जो है बिल्कुल वो थक ना जाए, एग्ज़ॉस्ट ना कर जाए। तो इस तरह से आपका माइंड भी मतलब जो है रिफ्रेश होता रहेगा और साथ-साथ आपको जैसे पहले बताया है कि आपने अपने माइंड को ब्रेक भी देनी है। अब नेक्स्ट जो सिक्स्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने लर्निंग के साथ-साथ राइट भी करना है। यानी आप अगर एक चीज़ को जो है वो पढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे सपोज़ आप एक बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के पॉइंट्स हैं, आप उसमें क्या करेंगे, अपनी एक नोटबुक ले लें या कोई भी आप रफ पेपर या पेज ले लें
आपने उसके ऊपर उन्हें नोट करते जाना है। तो इस तरह से आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे याद रख सकेगी, आपको ज़्यादा देर तक वो चीज़ याद रहेगी लिखने में। अब दूसरा ये है कि जब आप उसे याद करने जाएँगे तो आपने क्या करना है उसको ऊँची आवाज़ में याद करना है। मतलब जब आप ऊँची लाउडली उसे पढ़ रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि जस्ट आप उसे देख नहीं रहे अपनी आँखों से जो भी मटेरियल आप याद करने जा रहे हैं, बल्कि आप उसे सुन भी रहे हैं। और आप उसे अगर लिख रहे होंगे साथ-साथ तो आपके तीनों सेंसेस यानी कि काम एक वक़्त में कर रही हैं। मतलब आप देखने की सेंस भी आपकी काम कर रही है, आपकी सुनने की सेंस भी काम कर रही है और आप साथ-साथ राइट भी करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा आपकी इफेक्टिव लर्निंग होगी, मतलब आपने ज़्यादा सेंसेस को यूज़ किया एक ही मटेरियल को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए टिप्स बताई जा रही हैं, जो कि बिल्कुल जिनके एग्ज़ाम्स पास हों और उन्होंने सिलेबस को तैयार ना किया हो। तो वो थोड़े टाइम में कैसे ज़्यादा सिलेबस को याद कर सकते हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्नीक है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी चीज़ याद करने जा रहे हैं, आप उसको अपनी नोटबुक पे लिखते चले जाएँ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको याद करने के लिए ऊँची आवाज़ में उसको पढ़ना है, जिससे क्या होगा आपकी सेंसेस ज़्यादा काम कर रही होंगी। जस्ट आप वॉच नहीं कर रहे होंगे, सी नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप उसको हियर भी कर रहे होंगे, आप उसको सुन भी रहे होंगे। तो आपकी ये 2 सेंसेस इकट्ठी मिलके काम कर रही होंगी और अगर आप साथ लिख रहे हैं, तो लिखने से भी साइंसदान मानते हैं कि हमारा जो है वो ज़्यादा मेमोरी जो है वो बूस्ट होती है, ज़्यादा हमें जो है वो हमारी मेमोरी रिटेन कर सकती है इन्फॉर्मेशन को। अब 7th इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है नोट्स प्रिपरेशन के हवाले से है कि आपने क्या करना है कि जब भी आपने अपने नोट्स बनाने हैं तो उसमें आपने कुछ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करना है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी जिसको साइंस ने माना है कि अगर आप इस तरह से याद करेंगे या इस तरह से अपने नोट्स बनाएँगे तो आप बहुत अच्छा याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को और आप टॉप भी इवन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है 2 तरह की साइंटिफिकली प्रूवन मोस्टली टेक्निक्स हैं जिनको बेस्ट टेक्निक माना जाता है। एक जो है SQ5R है और दूसरी क्या है कॉर्नेल नोट्स हैं। तो SQ5R क्या है? अगर इसको हम इसकी एब्रिविएशन देखें तो ये बनता है सर्वे क्वेश्चंस, रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट यानी SQ5R से। तो SQ मतलब से मुराद क्या है? सर्वे क्वेश्चंस और 5R से मुराद क्या है? रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। अब सर्वे से मुराद क्या है कि जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ने जा रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, तो आपने उसकी स्किमिंग कर लेनी मतलब आपने जल्दी-जल्दी से उसमें से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट कर लेना है। उनको आपने ज़हन में रख लेना है। मतलब जो इम्पोर्टेंट उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाइलाइट कर सकते हैं और स्किमिंग में जस्ट आपने 7 टू 10 मिनट्स लेने हैं टॉपिक को। यानी जल्दी-जल्दी आप उसे देख रहे हैं, सर्वे उसका कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने नेक्स्ट में पॉइंट में क्या करना है, उस क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स निकाल लेनी हैं और उनके आपने क्वेश्चंस बना लेने हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। मतलब जो भी आपका पॉइंट आपने पैरा पढ़ा है या 2 पैरे पढ़े हैं, 3 पैरे पढ़े हैं, 7 से 10 मिनट में, तो उसमें से आपने क्वेश्चंस निकाल लेने पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको आपने साइड पे लिखते जाना है और आगे उसके क्या करना है अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना है, यानी कि जब भी आप अपने नोट्स बनाने जा रहे हैं। तीसरा क्या है कि आपने रीड, रिकॉर्ड और रिसाइट करना है। तो रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट से मुराद ये है कि आपने जो है वो अपने टेक्स्ट को दोबारा से गौर से पढ़ना है और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में लिख लेना है। उसको अपने वर्ड्स में लिख के सेपरेट कर लेना है और आप उसको अपने वर्ड्स में किस तरह से लिख सकते हैं कि आप उसकी बुलेट्स साइड पे बना लें पीछे यानी छोटे-छोटे बुलेट्स बना के या बॉक्सेस के अंदर लिख लें ताकि आपको आसानी रहे उसे याद करने में। और आपने उसके बाद क्या करना है, जो भी आपने पॉइंट्स को लिखा है, आपने उसको ऊँची आवाज़ में पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने आप से ही क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपने नोट किया है, क्या क्या आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप उनका आंसर दे सकते हैं? जो भी आपने यानी नोट किया है, उसमें से ही आपने अपने आप को क्वेश्चन पूछने हैं और देखना है कि आपको उसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर लास्ट पे क्या होगा, आपने ये सारे स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करना है और टॉपिक के ऊपर आपने रिफ्लेक्ट करना है और आपने सोचना है कि आपको कितने अच्छे तरीके से वो मेमोराइज़ हो गया। अगर तो आपको मुकम्मल मेमोराइज़ हो चुका है, तो इट्स ओके अदरवाइज़ आप दोबारा से ये स्टेप्स को रिपीट करेंगे, तो आपको 100% वो टॉपिक याद हो चुका होगा। दूसरा इफ़ेक्टिव वे क्या है कि आपने कॉर्नल नोट्स बना लेने हैं, जो कि 3 कॉलम कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर बनी होती है, यानी 3 लाइनें ड्रा की होती हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। इसी तरह से उसमें आपने क्या करना है, साइड पे अपने क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, सब हेडिंग्स बना सकते हैं और आप उसको आसानी के साथ रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉलम के अंदर आपने क्या किया होता है, डिटेल लिखी होती है और एक साइड पे आपने उसके क्वेश्चंस लेफ्ट साइड के ऊपर यानी लिखे होते हैं और राइट साइड पे उनके मोस्टली आंसर्स लिखे होते हैं। तो कॉर्नल नोट्स बड़े इफ़ेक्टिव नोट्स माने जाते हैं। इसी तरह से SQ5R टेक्नीक जो है ये भी बड़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है फॉर लर्निंग प्रोसेस। अब इस स्लाइड में स्टूडेंट्स आप कॉर्नल शीट देख सकते हैं जिस पे आपने कॉर्नल नोट्स बनाने हैं।
तो अब ये कॉर्नर शीट्स आपको 2 तरह की यहाँ पे दिखाई गई हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली कॉर्नर शी नोट्स हैं। इसमें आप ये देखें लेक्चर है, उसका रीडिंग चैप्टर है, आर्टिकल वगैरह यहाँ पे आप टॉपिक नेम लिख लेंगे, नेम, क्लास, डेट, पीरियड वगैरह। और इसमें एसेंशियल क्वेश्चन जो भी हैं वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये देखें क्वेश्चन या मेन आइडिया जो भी, जैसे व्हाट इज़ 50% ऑफ 130 यानी कि ठीक है। इसी तरह से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये डिजिट्स का डिफरेंस लिखा हुआ है। इसी तरह से व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर, यानी यहाँ पे आपने क्या किया, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इस तरफ आपने नोट्स उसके बना के आंसर लिखते जाना है। यानी उसकी लेफ्ट साइड पे क्वेश्चंस हैं, राइट साइड पे आप कॉर्नर नोट्स में आंसर लिखते जाएंगे। इसी तरह से आप वोकेबलरी का अगर देखें तो यहाँ पे ये हेडिंग आप दे सकते हैं लेफ्ट साइड पे कि सर्टिफिकेशन है, क्रीडेंशियल है, इस तरफ आप उसकी वोकेबलरी। इसी तरह से एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, यानी कोई भी आपका टॉपिक, और लास्ट पे यहाँ पे आप उसकी समरी लिख सकते हैं। यानी ये कॉर्नर नोट्स की एक फॉर्म है। दूसरी फॉर्म में ये देखें आप, तो इधर क्वेश्चन हैं, इस तरफ नोट्स हैं। यानी इसमें वेरिएशन हो सकती है कॉर्नर नोट्स में कि हेडिंग्स कैसी हैं, ये सब हेडिंग्स कैसी हैं। तो मोस्टली इस तरह से ये डिवाइड हुआ हुआ होता है। तो इस पे आपने क्वेश्चन और आंसर्स लिख लेना। ये बहुत इफेक्टिव यानी नोट्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपने टॉपिक्स को याद रख सकते हैं। अब जो एट्थ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी वो ये है कि आपने विजुअल क्यूज़ को यूज़ करना है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे सपोज़ आपका कोई टॉपिक है, आप उसमें क्या करें कि उस टॉपिक के रिलेटेड आप डायग्राम या इमेजेस, जैसे सपोज़ आप किसी एनिमल की डाइसेक्शन करने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करें कि उसकी डायग्राम साथ ड्रॉ कर लें और उस डायग्राम को देखते हुए अगर आप याद करेंगे कि यहाँ पे इसका ये पाथवे है, यानी ये माउथ है, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, फिर उससे आगे इस तरह से, मतलब आप अगर एक-एक पॉइंट्स को वहाँ से देख के याद करेंगे, तो विज़ुअल होने की वजह से वो चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी। यानी आपके माइंड में उसका स्केच बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक इस तरह का है, तो उसमें आप क्या करें, चार्ट्स वगैरह बना लें या मॉडल, आप कोई भी चीज़ इस तरह की बना के चार्ट के ऊपर फ़ॉर्मूले हैं, उसके तरीके हैं, या छोटे-छोटे आपने कोई पॉइंट्स निकाले हुए निमोनिक्स जैसे होते हैं। मतलब सपोज़ एक बहुत बड़ा जो है वो नेमिंग आपने किसी चीज़ की याद करनी, जैसे आप सीरीज़ को याद करनी चाह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, कि जैसे 6 कार्बन शुगर्स हैं, तो वो कौन-कौन सी हैं, ग्लूकोज़ है, फ्रुक्टोज़ है एंड सो ऑन। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कि कोई शॉर्ट एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हैं याद रखने के लिए, कुछ भी इस तरह से, तो वो निमोनिक्स हैं। तो टिडबिट्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं, कुछ छोटे वर्ड्स के साथ या कुछ पॉइंट्स के साथ। तो इस तरह से आप चार्ट्स के ऊपर जो है वो अपनी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती हैं उनको लिख के आप वहाँ पे किसी भी वॉल पे लगा दें और वहाँ पे आप लेटे-लेटे भी उसे देख के याद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने अपनी आँखों के सामने ऐसे मटेरियल को रखना है जो बहुत मुश्किल है, जिसको याद नहीं किया जा सकता आसानी से। तो इस तरह से जब आप उसे देखते रहेंगे तो आपके माइंड में वो चंक्स की शक्ल में चलता चला जाएगा। तो इस तरह से वो आपके दिमाग में जो है वो स्टोर हो जाएगी बात, और वो अल्टीमेटली फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप उसे रिकॉल करते रहेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी से। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है, जो मुश्किल हैं या फ़ॉर्मूले हैं, तरीक़े हैं, या बहुत इस तरह की जो पॉइंट्स हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के, आप उनको याद रख सकते हैं विज़ुअल क्यूज़ की मदद से। कि आप उसपे जो है वो अगर किसी एनिमल के हवाले से, तो एनिमल का आप इमेज साथ लगा दें, मतलब किसी एनिमल की मॉर्फ़ोलॉजी बतानी है अगर, तो आप क्या करें, उस एनिमल की पिक्चर ही वहाँ पे लगा देंगे। तो पिक्चर को देखते हुए आपको मॉर्फ़ोलॉजी आसानी से याद हो जाएगी। अगर उसमें लिखा हुआ है कि इसका फर का कलर ये है, इसका ये जो है लेग्स इस तरह की हैं, तो आपको ज़्यादा आसानी से वो चीज़ याद हो सकती है क्योंकि आपने उसका रियल इमेज देख लिया है। सो स्टूडेंट्स, जो नाइन्थ हमारा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप इफ़ेक्टिव स्टडी चाहते हैं, इफ़ेक्टिव आप अपने पूरे टॉपिक को याद रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो उसमें ये है कि जो भी आपने चीज़ों को पढ़ा है उस दिन के अंदर, आप उसको तकरीबन 24 घंटे के अंदर-अंदर ज़रूर दोबारा से रिवाइज़ कर लें। अदरवाइज़ वो टॉपिक्स जिनको आपने कभी पहले नहीं पढ़ा हुआ, या वो चैप्टर्स या वो चीज़ें जो कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपके माइंड से 24 घंटे के बाद स्किप हो जाएँ। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले रट्टा लगाते हैं और जब पेपर में बैठे होते हैं तो उनको सारा कुछ भूल जाता है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप 3 आर्स को फ़ॉलो करें। 3 आर कौन-कौन से हैं, जिसमें रिकैप्ड है, रिव्यूड है और रीइन्फोर्स्ड। यानी आपने क्या करना है, जो भी आपने चीज़ को याद किया है, आपने उसको रिकैप, आपने जैसा देखा होगा कि ड्रामा सीरियल्स में भी अक्सर रिकैप होता है कि पुराना जो है उसका थोड़ा-सा पोर्शन दिखाया जाता है। तो आपने रिकैपिंग करनी है दोबारा से उसको, यानी कि अपने माइंड में लेके आना है और रिव्यू करना है कि आपको कितना वो याद है, और उसके बाद आपने उसको रीइन्फोर्स करना है, यानी दोबारा से आपने उसके जो है मटेरियल को पढ़ना है अच्छी तरह से,
ताकि जो है वो आपके माइंड में जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो 80% जो आपने इन्फॉर्मेशन जिसको आपने याद इतना टाइम लगा के किया है, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। वो आपके माइंड से स्किप कर जाएगी और एग्ज़ाम्स में अक्सर जैसे बच्चों को होता है कि पेपर भूल रहा होता है, उन्होंने वो कहते हैं सर हमने तो बहुत अच्छा याद किया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से सारी रात जाग के पढ़ा था, तो सुबह के वक़्त अब हम अगर पेपर दे रहे हैं तो हमें याद नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने उसको रिकैप, रिव्यू और रीइन्फोर्स नहीं किया होता है 24 घंटे के अंदर-अंदर। इसी वजह से वो इतना ज़्यादा मटीरियल जो होता है वो उनके माइंड में से स्किप हो जाता है, वो उन्हें याद नहीं आ रहा होता और बाद में थोड़ा बहुत याद आ जाता है जब पेपर वो दे चुके होते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है जब आप बहुत थोड़े अरसे में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपने 24 घंटे के अंदर दोबारा से उस टॉपिक को ज़रूर रिवाइज़ कर लेना है, यानी उसे रिकैप कर लेना है, रिव्यू कर लेना और रीइन्फोर्स कर लेना है, यानी उसे दोबारा अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। अब ये जो 10th पॉइंट स्टूडेंट आपसे शेयर किया जा रहा है, ये अक्सर स्टूडेंट इसको फ़ॉलो नहीं करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें क्या है कि आपने अपनी मेमोरी को अगर बूस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम अपनी नींद को ज़रूर पूरा करना चाहिए। यानी बड़े जो लोग होते हैं, एटलीस्ट उनको 7 से 8 घंटे रिकमेंड किया जाता है कि वो ज़रूर सोएँ। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम्स के दिनों में सारी-सारी रात जागते हैं, सुबह के टाइम पेपर देने चले जाते हैं, तो उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो वो याद करने जा रहे होते हैं, वो जस्ट उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ा होता है। अगर वो सोएँगे, वो रेस्ट करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे अपने ब्रेन को, तो वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा होगा। ये आज की साइंस कहती है। आज की साइंस इस चीज़ को मानती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जो हैं आपकी, जब आप रिलैक्स हुए होते हैं, इवन आप जब स्लीप कर रहे होते हैं, तब वो वहाँ पे मुंतकिल हो रही होती हैं। तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है। यानी आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद आप अच्छे तरीके से रेस्ट करें, सो जाएँ, उसके बाद आप उसको अगर जो है वो यानी कि रिकॉल ना भी करेंगे तो आपके माइंड में वो पेपर के दौरान आ जाएगा। तो इसीलिए आपका सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने क्या करना है 7 से 8 घंटे कम से कम जो है वो अच्छे तरीके से सोना है, ताकि आपके माइंड में जो है वो जो आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो स्टोर की है, वो अच्छे तरीके से वहाँ पे स्टोर हो चुकी हो, ताकि आप उसे अपने एग्ज़ाम्स में जो है वो लिख सकें, उसको राइट अप कर सकें, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका इफेक्टिवली आंसर दे सकें। तो आपने स्लीप वेल करना है टू बूस्ट योर मेमोरी। अब ये स्टूडेंट्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रिक माना जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में इसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। वो ये है कि जब भी आप अपना एक टॉपिक को आपको लगे कि आपने याद कर लिया है, आपको उसकी लर्निंग हो गई है, आपने उसको सीख लिया है, तो आप क्या करें उसके कॉन्सेप्ट्स को उस या उस टॉपिक को आप किसी उस पर्सन को बताएँ, किसी उस बंदे को बताएँ जिसको उसका बारे में नहीं पता है। तो वो आपका कोई बहन-भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई क्लास फेलो हो सकता है, आपका कोई दादा-दादी, नाना-नानी हो सकते हैं। तो आप उनको वो टॉपिक बताएँ अपने अल्फ़ाظ में। तो जब अगर आप समझ लें कि अगर आप उस टॉपिक को सादा अल्फ़ाظ में, अपने अल्फ़ाظ में भी बता नहीं पा रहे, इट मीन्स कि आपको उस टॉपिक को दोबारा से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप दोबारा उसको रिवाइज़ करें, दोबारा अच्छी तरह से सीख लें। लेकिन अगर आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपको वो टॉपिक याद हो चुका है, आपको वो पॉइंट्स उसके क्लियर हो चुके हैं, तो आप इट मीन्स उसको आपको दोबारा इतना रिवाइज़ करने की या दोबारा से उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वही पॉइंट कि आपने 24 घंटे के अंदर दोबारा से अपने उस टॉपिक को ज़रूर जो है वो रिवाइज़ करना है, ज़रूर उसको यानी कि रीइन्फोर्स करना है, ताकि आपके माइंड में वो स्टोर हो जाए, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़रूर चला जाए, आपके एग्ज़ाम्स में ताकि वो भूल ना सके।